नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं हमारा YouTube चैनल शिवास जीएस में। आज हम लेकर आए हैं यूपीएससी, ओपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस का जो मेंस सीरीज़ है, मेंस का जनरल स्टडीज़ का जो सीरीज़ है उसके ऊपर लाए हैं। हम इस वीडियो में हमारा मेंस का जीएस का हर पार्ट को हम यहाँ पर आपको प्रोड्यूस कराएंगे। और जो भी मेंस का लिए मेंस 2023 और 22 के लिए अभी रिसेंटली जो ओपीएससी का हुआ है उसका मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही आपको बेनिफिट करेगा ये वीडियो। और ये नहीं, ये तो बस स्टार्टिंग है, ये मेंस सीरीज़ 1 है। ऐसे ही हर सीरीज़ आपको वीकली हर एक टॉपिक पर जनरल स्टडीज़, खास करके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का जो जनरल स्टडीज़ है उसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनेगा विथ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये जीएस का टॉपिक का जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट है। डाइजेस्टर मैनेजमेंट में जो एयरप्लेन और एयरक्राफ्ट जो रिसेंटली क्रैश हुआ है उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो है। तो चलिए पहले देखते हैं हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है डाइजेस्टर मैनेजमेंट का एविएशन के ऊपर। तो इससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, सही में इसके द्वारा कुछ भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेन टॉपिक पर वो आपको मिलेगा। और ये यूपीएससी का मेन सीरीज़ के अलावा एसएससी अभी जीडी का जो भर्ती निकला है उसके ऊपर भी हम सेट्स काफ़ी बना रहे हैं। और ये नेक्स्ट कुछ दिनों में आपको 1 बाय 1 मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के ऊपर सेट भी आपको मिलेगा। तो जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए टाइम नहीं लॉस करके नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो वीडियो है आज का। देखिए, मेंस सीरीज़ में पहला जो टॉपिक है डाइजेस्टर मैनेजमेंट। ये डाइजेस्टर मैनेजमेंट क्या होता है ना, कोई भी आपदा ये मैन मेड हो सकता है और जो आर्टिफिशियल जो बोलते हैं मैन मेड, और नेचुरल भी हो सकता है। जो नेचुरल होता है क्या होता है, जैसे क्लाउड बर्स्ट है या फ्लड है, और ऐसे बहुत तरह का जो भी साइक्लोन है ये सब नेचुरल है। बट मैन मेड क्या है, मैन मेड जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या किसी ने आग लगा दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, दंगा फसाद, ये है मैन मेड। तो ये दो तरह का डाइजेस्टर आता है जनरली। तो इसको हम कैसे निपटाए, ये डाइजेस्टर मैनेजमेंट का अलग से टॉपिक है। बट हमारा जो आज का स्पेशलाइजेशन टॉपिक है एयरक्राफ्ट क्रैश को लेके। रिसेंटली बहुत सारे एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट और डिफेंस एयरक्राफ्ट बहुत सारे क्रैश हुए हैं, स्लाइड हुए हैं। बहुत सारे नुकसान इकोनॉमी के तौर पर और पैसेंजर के सेफ्टी के तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, गवर्नमेंट के एफिशिएंसी के ऊपर भी और गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर भी। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहेगा। तो ये एक नया टॉपिक, नया मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है कि पहले क्वेश्चन हम देखेंगे और क्वेश्चन के ऊपर जो भी डाटा है, जो भी हमारे पास जो भी डाटा अवेलेबल है उसको पहले ग्राफ्स करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाएंगे। तो चले पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ना, क्रिटिकली एनालाइज द रिसेंट फ्लाइट इंसिडेंट्स इन इंडियन एविएशन सेक्टर एंड व्यू ऑन इट्स रेमेडीज। तो क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो रिसेंट फ्लाइट इंसिडेंट्स हुआ है इंडियन एविएशन सेक्टर में, उसके ऊपर उसको एनालाइज करिए और इसका रेमेडी, उसको रोकथाम के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं आपकी तरफ से, नॉट गवर्नमेंट की तरफ से। आप क्या सजेशन दोगे इसका रेमेडी के ऊपर, वो चीज़ आप यहाँ थ्रो करिए। तो पहले चलिए देखते हैं हमारा जो डाटा अवेलेबल है, क्या क्या इंसिडेंट हुआ और इसके लिए कौन सा एजेंसीज काम करता है और कौन सा एजेंसी रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके ऊपर हम पहले थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले एविएशन इन इंडिया। जो हमारा एविएशन है, एविएशन इन इंडिया ब्रॉडली डिवाइडेड 2 टाइप का डिवाइड है। कौन सा, एक मिलिट्री जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड को लेके है, और दूसरा है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग पैसेंजर नॉर्मल सिविलियन जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या सिविलियन का सामान का भी हो सकता है और सिविलियन भी, इसको सिविल एविएशन बोला जाता है। इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत, हमारा उड़ान स्कीम भी आया है इंडिया में। तो बहुत सारे स्कीम्स तो पहले था कि फ़्लाइट के बारे में कोई जानते नहीं थे, बट
रिसेंटली 2-3-5 ईयर्स के ईयर में हमारा जो एविएशन सेक्टर का भी ग्रोथ किया है। लोग नॉर्मल लोग भी आजकल फ्लाइट में जाने लगे हैं, लो कॉस्ट फ्लाइट एविएशन भी आ रहा है। तो जनरली हमारा क्या है ना, जो हमारा एविएशन सेक्टर को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक है जनरल जो सिविलियन जाते हैं और दूसरा है मिलिट्री बेस्ड। तो चलिए पहले देखते हैं इसके ऊपर थोड़ा हिस्ट्री। तो पहले क्या है ना, द फर्स्ट कॉमर्शियल एविएशन। कॉमर्शियल मतलब देखिए ऐसे भी हुआ है कि मैं अपना फ़्लाइट खरीद लिया और मैं कहीं गया आया तो उसको पर्सनल बोला जाता है, चार्टर्ड फ्लाइट बोला जाता है। याद रखिएगा ये सब जो वर्ड को चार्टर्ड फ्लाइट बोला जाता है, खुद अपना चार्टर करके लेके जाते हैं। बट जो कॉमर्शियल बेस पर मतलब बिजनेस तौर पर पैसेंजर को लेके जाता है, फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट कब गया था? ऑन 18 फरवरी 1911 में। कहाँ से कहाँ गया? इट वॉज ए ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट। ये डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट था दिखाने के लिए एक्चुअली में सही हो रहा है सक्सेस की नहीं। 15 मिनट्स का था फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन इन इलाहाबाद से अक्रॉस द यमुना रिवर टू नैनी। इलाहाबाद टू नैनी जो 9.7 किलोमीटर या 6 माइल का था, वो एक्सपेरिमेंट पर बेस पर पहला कॉमर्शियल फ्लाइट जो चला था। द एयरक्राफ्ट नाम था हम्बर बाईप्लेन, शिफ्ट फ्रॉम इंग्लैंड से लाया गया था स्पेशली फॉर द इवेंट। वो इवेंट के लिए स्पेशली लाया गया था। जस्ट ब्रीफ हिस्ट्री है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो डिफेंस एयरक्राफ्ट है या डिफेंस एविएशन सेक्टर है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी। देखिए जो प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो कमांडर, एक्स ऑफिशियो मतलब समझ रहे हैं, ऑफिशियली वो माना जाता है बट जनरली करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट जो ऑफिशियली तौर पर माना जाते हैं वो प्रेसिडेंट माना जाता है। द एयर आर्म्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, जो हमारा एयर आर्म्स है सभी के पास तो नहीं है। अभी स्टेट पुलिस के पास, सभी स्टेट पुलिस के पास तो एविएशन से के रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी फ्लाइट वगैरह वो तो नहीं है, वो हायर करते हैं कोई पब्लिक या प्राइवेट एजेंसी से। तो किसके पास है वो एविएशन, जो हमारा डिफेंस एविएशन किस किस के पास है ना? एयर स्टाफ है, नावल एयर आर्म है, आर्मी का है और इंडियन कोस्ट गार्ड का एविएशन। आप याद रखिएगा ये चीज़ को, चारों एजेंसी के पास एविएशन सेक्टर, हमारा डिफेंस का एविएशन सेक्टर अवेलेबल है। और इसका जो हेड है कौन ना? प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो कमांडर इन चीफ है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। जो JRD टाटा है बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गेट ए कमर्शियल पायलट लाइसेंस ऑन February 10, 1929। जो JRD टाटा हमारा है वो पहला कमर्शियल, हमारा इंडिया का पहला कमर्शियल पायलट लाइसेंस वो एक्वायर किए थे, जो ही जाने जाते हैं किसके नाम पर? फादर ऑफ इंडियन एविएशन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, SSC वगैरह में भी पूछ सकता है ये फादर ऑफ इंडियन एविएशन कौन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो सिविल एविएशन है इसको हैंडल कौन कर रहा है आज के डेट में ना? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो भी एयरपोर्ट के रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो इसको मैनेज करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजेस ए टोटल ऑफ 137 एयरपोर्ट्स which includes 103 domestic airports, 24 international airports and 10 custom airports। What do you mean by custom airport? तो आप custom airport बोलने से क्या समझेंगे? देखिए जहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट मतलब अंतर्देशीय है, बड़ौदा से अहमदाबाद गया तो ये अंतर्देशीय डोमेस्टिक एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से शिकागो, दिल्ली से लंदन, तो ये हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कस्टम एयरपोर्ट क्या होता है ना? जहाँ पर हमारा सामान जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है थ्रू प्लेन, उसको कस्टम एयरपोर्ट बोला जाता है क्योंकि वहाँ कस्टम चार्ज वगैरह का लेन देन होता है और कस्टम ऑफिशियल प्रेजेंट रहते हैं और कस्टम ऑफिशियल उसको रेगुलेट करते हैं वहाँ का सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। तो ये कस्टम एयरपोर्ट है, याद रखिएगा। तो कितने कस्टम एयरपोर्ट है? 10 कस्टम्स एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, अपग्रेडिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। याद रखिएगा ये। चलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी AAI के ऊपर थोड़ा बहुत देखते हैं। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसको मोका भी बोला जाता है,
MOCA, मिनिस्ट्रियल लैंग्वेज में इसको मोका भी बोला जाता है, आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस। कम्युनिकेशन मतलब क्या है ना, एक एयरपोर्ट टू दूसरे एयरपोर्ट में जो कम्युनिकेशन होगा, एयरपोर्ट टू फ्लाइट के ऊपर जो कम्युनिकेशन होगा, और दूसरी बात है हमारे इंडिया का जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस के ऊपर ऐसे हो सकता है कि कोई दूसरे देश का कंट्री का भी फ्लाइट जा सकता है, तो उनके लिए जो कम्युनिकेशन करेगा कौन प्रोवाइड करेगा, मेंटेन कौन करेगा, ये ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ओवर इंडियन एयर स्पेस एंड एडजॉइनिंग ओशियन एरियाज। जो हमारा ओशियन एरिया है जहाँ पर हमारा टेरिटोरियल अथॉरिटी है, वहाँ तक भी ये क्या करता है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी ये करता है। खाली नॉट ओनली हमारा इंडिया बेस के ऊपर, प्लस जो हमारा चारों तरफ जो हमारा समंदर का एरिया है, जो भी सीज है, ओशियन एरिया है, जहाँ पर हमारा टेरिटोरियल एरिया डिफेंड करता है, वहाँ तक भी ये कम्युनिकेशन देता है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे टेरिटोरियल एरिया क्या है और कंटीजेंट एरिया क्या है, इसके ऊपर ये ज्योग्राफी जब पढ़ा जाएगा तो याद रखिएगा। थोड़ा बहुत बता देते हैं, ये हमारा जब इंडिया रहेगा तो यहाँ पर जो पानी, यहाँ समंदर है, तो यहाँ तक कुछ 200 माइल्स तक हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया, फिर एबव 27 आगे जाएंगे तो वहाँ पर हमारा टेरिटोरियल एरिया, जहाँ तक हमारा एयर स्पेस काम करता है। तो ये है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जब ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा तो वहाँ पढ़ेंगे। फिर चलिए देखते हैं। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी हाँ ये हो गया। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 1972 मैनेज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। पहले तक क्या था ना, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी बनने से पहले एक नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया था। बट उसके बाद ये 1995 में क्या हो गया, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना और उसके तहत ये दोनों मर्ज होकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। और 1994 में हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी बॉडी नेम्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये कब बना, 1995 में, अप्रैल 1 में, याद रखिएगा, अप्रैल 1 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिला, मतलब बनाया गया दोनों एजेंसी को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को मिला के। नेक्स्ट ले देखते हैं, एयर इंडिया जो इंडिया नेशनल फ्लैग कैरियर है, नेशनल कैरियर है, सॉरी फ्लैग नहीं है, ये फ्लैग नहीं है, ये यहाँ पर इंडिया का नेशनल कैरियर मतलब क्या है, ये नेशनलाइज्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर इसमें 50% है। तो पहले तो ये इंडियन एयरलाइंस था, फिर बाद में उसको एयर इंडिया बना देगा जब नेशनलाइज्ड हुआ। तो नेशनलाइज्ड जब भी हुआ तो एयर इंडिया जो था, पहला नाम था इंडियन एयरलाइंस, ये रतन टाटा एक्वायर करते थे, पहले ही टाटा ने पहले ये इसको एक्वायर किया था। ये मर्जिंग विथ इंडियन एयरलाइंस इन 2007 में ये एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। एयर इंडिया भी बहुत सारे डिवाइड हुआ है, अलायंस एयर और स्टार अलायंस ऐसे कुछ है, तो इसके बारे में डिटेल्स जानने की इतना कुछ ज़रूरी नहीं है मैं सोचा। फिर प्लेज ए मेजर रोल इन कनेक्टिंग इंडिया विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इंडिया में कौन सा एयरलाइंस काम करता है, मेजर एयरलाइंस, बाकी तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे एयरलाइंस है और बहुत सारे थे, वो चले भी गए, तो जनरली एयर इंडिया है अभी। तो ये 2007 से पहले इसको महाराजा के नाम पर भी जाना जाता था, याद रखिएगा, अभी भी जाना जाता है, महाराजा एयरलाइंस बोलने से एयर इंडिया ही माना जाता है। और पहले 2007 से पहले ये इंडियन एयरलाइंस था, 2007 के बाद एयर इंडिया हो गया। और अभी उसका फिर अगेन क्या हो गया है ना, प्राइवेटेशन हो गया है, इसको टाटा ने फिर से खरीद लिया है, उसका मॉडिफिकेशन अभी मॉडिफिकेशन स्टेज में है। तो और कौन सा एयरलाइंस काम करता है, एक है इंडिगो। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है 6C, इसका मतलब क्या है, आप कभी अगर फ्लाइट में जर्नी किए होंगे तो वहाँ पर फ्लाइट का कोड का फ्लाइट नंबर रहता है। तो ये इंडिगो अगर होगा तो उसका कोड रहेगा 6C, एयर इंडिया रहेगा तो एयर AI, स्पाइसजेट रहेगा तो SG, गो फास्ट जो पहले गो एयर था फिर गो फास्ट हो गया G8, एंड विस्तारा UK, एयर एशिया I5। ये मेजर एयर कैरियर्स है। इससे पहले जेट एयरवेज भी था और किंगफिशर भी था, तो वो लोग अभी चले, सहारा एयरलाइंस भी था, अभी भी है कहीं कहीं पर, और भी बहुत सारे एयरलाइंस है, छोटा मोटा एयरलाइंस है। तो वो जनरली यही एयरलाइंस ही इंडिया में काम कर रहा है आज के डेट में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया इंडिया के बारे में। अभी चले पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर
इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है इंटरनेशनली भी ये कोऑपरेटिव करके चलना पड़ता है, क्योंकि खाली इंडिया के एयर स्पेस में खाली इंडियन एयरलाइंस ही नहीं चलता है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियां भी काम करती है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक मतलब क्या बोलते हैं, एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम रहना चाहिए। तो इसलिए बनाया गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल का हर कंट्री का जो एविएशन सेक्टर है उसको मैनेजमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो इसका नाम क्या है इंटरनेशनल लेवल पर ना, आईको बोला जाता है, ICAO, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जाना जाता है। ये UNO का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोऑर्डिनेट्स द प्रिंसिपल्स टेक्निक्स ऑफ इंटरनेशनल एविएशन, फोस्टर्स मतलब उसको बढ़ावा देना, एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टू एंश्योर सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ, सेफ्टी के साथ भी ऑर्डरली ग्रोथ के लिए। आईको हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कनाडा मॉन्ट्रियल में है, क्यूबेक में मॉन्ट्रियल में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसका सिंबल भी दिया हुआ है, देखिए याद रखिएगा ये सिंबल। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये हो गया आपको इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और एक एजेंसी है जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ये एक्चुअली नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है। वो जो है यूएनओ का स्पेशलाइज्ड, जो आईको है वो यूएनओ का स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। बट ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, रेगुलेट करता है। मतलब क्या है, मान लीजिए इंडिया से शिकागो के लिए कितना प्राइस होना चाहिए, उसका भाड़ा, उसका जो रेंट है कितना होना चाहिए, और इसके ऊपर सामान जाएगा तो कार्गो जाएगा, उसका रेट क्या होना चाहिए, 2 पैसेंजर होंगे उसका रेट क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को एक मैनेज करते हैं, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक बोलते हैं एक संघ टाइप का है। तो ये सबको, इसको क्या बोला जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को ना आईटा बोला जाता है, शॉर्टकट में इसको आईटा भी हम बोलते हैं, जो जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। किसका, ये सब रेगुलेट करने के लिए, जो प्राइस वगैरह रेगुलेट करने के लिए ये एजेंसी रेस्पॉन्सिबल है। इज ए ट्रेड एसोसिएशन है ऑफ वर्ल्ड्स एयरलाइंस, फाउंडेड इन 1945 में। आईटा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए कार्टेल, कार्टेल मतलब एक संघ माना जाता है, मैं अभी थोड़ा देर पहले बोल रहा था। इन एडिशन टू सेटिंग टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर एयरलाइंस, ऑल्सो इट ऑर्गेनाइज टैरिफ, जो बोल रहा था जी कितना किसका रेट कितना होना चाहिए, कितना दूरी पर किसका रेट होना चाहिए, ये एयरलाइंस कितना पेड करेगा, एयरलाइंस दूसरे देश में जाएगा तो उसका क्या चार्ज, ये सब चीज़ को ये मैनेज करते हैं, प्राइस फिक्सिंग करते हैं। फाउंडेड ऑन 19 अप्रैल 1945 इन हवाना में, और क्यूबा एज इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, हेडक्वार्टर्स विक्टोरिया प्लेस है, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक में भी, इसमें भी वहीं पर ही है। और इसका जो मोटो है, सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ ये दोस्तों, यहाँ पर एक एयरलाइंस पे एक 2 चीज़ आता है, एक सेफ्टी और एक आता है सिक्योरिटी। तो ये चीज़ दोनों अलग है, याद रखिएगा। चलिए मैं आगे इंडियन कंसर्न के ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ क्या है दोनों। इंडिया में ये तो हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पायलट्स एसोसिएशन भी है और इंटरनेशनल क्रू एसोसिएशन भी है। तो ये सब है, तो इस सब को जानना हमारे लिए इतना टेक्निकली जानना जरूरी नहीं है। बट जो इंटरनेशनल एजेंसी, मेन एजेंसी है, ये दोनों एजेंसी है, इसके ऊपर पूरा एविएशन ऑल वर्ल्ड का काम करता है। तो इंडिया के बेस पर अभी देखिए, ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पर। इंडिया में पहले तो हम देखे थे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, बट इसका अलावा भी कई एजेंसी है जिसको मैनेज करता है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी को अलग अलग तरह से। चलिए देखते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि एक चीज़ है, थोड़ी देर इसके ऊपर मत चर्चा करिए, वीडियो के ऊपर थोड़ा देर सुन लीजिए। एक है सेफ्टी, क्या है, SAFETY, और एक है सिक्योरिटी। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर के बाद आप जान जाएंगे। तो सेफ्टी क्या है, मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसका पंख टूट गया, उसका व्हील ब्रिज हो गया, जो भी टेक्निकली जो भी प्रॉब्लम्स हुआ, उसके तहत क्या हुआ ना, पैसेंजर को नुकसान हुआ और पैसेंजर नहीं जा पाए, ट्रैवल नहीं कर पाए, और इसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं, किसी को लॉस पहुंचाने के लिए इंटेंशनली नहीं किया गया था, ये हो गया, ये टेक्निकल एरर के तहत या कुछ मैन्युफैक्चर गलती के तहत, तो इसको बोला जाता है सेफ्टी। बट सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी जो है हमारे को थ्रेट करता है,
मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको जान से मार दूंगा या गोली चला देगा कोई टेररिस्ट आके, तो इस लेवल पर, इस लेवल को हम बोला जाता है सिक्योरिटी। तो ये सब दोनों चीज़ अलग अलग है। सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों चीज़ इंडिया में हैंडल भी दो दो एजेंसी करते हैं। ये सेफ्टी वाला एजेंसी DGCA करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है इसको हैंडल करता है BCS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सेफ्टी को कौन कंट्रोल करता है इंडिया एविएशन को? DGCA, और सिक्योरिटी को हैंडल करता है BCS। तो चलिए पहले देखते हैं BCS के बारे में। BCS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी। ये भी कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मोका, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। BCS जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये रेगुलेट करेगा सिविल एविएशन में क्या होगा, कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कितना लेवल तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कौन सा चीज़ जाएगा, कौन सा चीज़ हम लोग कभी भी जाते हैं फ्लाइट में बोलते हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसी इन्वॉल्व है, CISF है या लोकल पुलिस है, जो भी है, तो बोलते हैं कि ये सामान नहीं जाएगा, वो सामान नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ रेगुलेट कौन करता है ना? BCS। BCS का जो मैनेजमेंट रूल है, BCS के तहत जो भी मापदंड बनाया गया है उसके तहत ही सिक्योरिटी एजेंसी काम करती है। तो ये है रेगुलेटरी अथॉरिटी, याद रखिएगा। और ये हेडेड बाय एक रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल, जो कि IPS लेवल के होते हैं जनरली, और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी भी माना जाता है। ये BCS का हेड जनरली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल के रहेंगे। ये बट जो ये DGBCS है, ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनेक्स 17। एनेक्स 17 क्या है? जो हमारा ICAO है, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत सारे एनेक्सर है इसका। तो इसमें से जो 17 एनेक्सर है ये सिक्योरिटी के रिलेटेड है। इससे सेफ्टी को है, प्राइस रूल को है, और ऑर्गेनाइजेशन को जो एसोसिएशन है उसके ऊपर भी है। ऐसे बहुत सारे एनेक्सर है। तो इसका जो 17 एनेक्सर मतलब पंथी, एक एक जो पार्ट है उसको ही बोला जाता है। तो ये 17 एनेक्सर जो है सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पर है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना? DGBCS, इसलिए बोला जाता है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। याद रखिएगा, DGBCS अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, बट ये जो BCS है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो ये एनेक्स 17 के बारे में याद रखिएगा, सिक्योरिटी सेफगार्डिंग इंटरनेशनल सिविल एविएशन अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस। ये एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस क्या होता है? मान लीजिए कोई भी एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है, या हाईजैक करना चाहता है, या एयरपोर्ट को कोई साबोटेज करना चाहता है, तोड़फोड़ करना चाहता है, तो ये इसको अनलॉफुल इंटरफेरेंस बोला जाता है। ये कौन सा? शिकागो कन्वेंशन के ऊपर तहत हुआ है। द डायरेक्टर जनरल BCS इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को। तो नेशनल एविएशन जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसको कौन मेंटेन करता है ना? DGBCS, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेफ्टी एस्पेक्ट पर। सेफ्टी को कौन हैंडल करता है? याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी SAFTY, सेफ्टी को हैंडल करता है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, फॉर्म किया गया था एक्ट एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट 2020 के तहत। DGCA क्या करता है? इन्वेस्टिगेट एविएशन एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, मेंटेन्स ऑल रेगुलेशन रिलेटेड टू एविएशन एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ लाइसेंस पर्टेनिंग टू एविएशन, लाइक ये प्राइवेट पायलट लाइसेंस, स्पेशल पायलट लाइसेंस, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, ऐसे बहुत तरह का है। तो ये हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। और ये जो है, ये जनरली हेडेड बाय एन IS, याद रखिएगा। ये है, ये जो लोगो है डायरेक्टर जनरल DGCA का है, और ये जो लोगो है BCS का है, याद रखिएगा। ये जनरली इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, मैं समझता हूँ इतना आपको नॉलेज रहना चाहिए। कोई भी एविएशन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं तो इसका ये बेसिक चीज़ आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अभी देखिए आंसर के ऊपर आते हैं। हमने जनरली जो हमारे इंडिया के एविएशन के ऊपर जो रेस्पॉन्सिबल एजेंसी है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, BCS और DGCA, और इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन हो जाते हैं? ICAO और ITA, और दूसरा हो गया हमारा कब पहले कमर्शियल पायलट लाइसेंस, कमर्शियल फ्लाइट कब हुआ था,
और इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है कैसा है, मतलब किस किस को डिनोट करता है, जैसे डिफेंस का है और सिविल को है। तो इसके बारे में एक प्राइमरी डाटा आपको मिल गया है। अभी चलिए आंसर की तरफ जाते हैं। देखिए आंसर जो है लिखने का तरीका सबका अलग अलग है, बट आंसर लिखने से पहले आपको उसके बारे में नॉलेज रहना पक्का ज़रूरी है। अगर आपको उसके बारे में कोई डाटा याद नहीं है तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। और ये जो सेक्टर है, ये जो डायस्टर मैनेजमेंट का ये एविएशन सेक्टर, ये पर्टिकुलर सेक्टर है। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर पर्टिकुलर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसका हिस्ट्री, थोड़ा बहुत रिसेंट अपडेट्स और इसको हैंडल करने वाली एजेंसी, इसके बारे में आपको नॉलेज रहेगा तभी आप आंसर थ्रो कर पाएंगे। तो अभी आपको मिल गया, अभी चलिए आंसर लिखते हैं। यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ऐसे नहीं कि आप यही चीज़ को ही लिखिए, बट जो आंसर दिया गया है यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में दिया गया है। तो इसको आप अल्टरनेट करके अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं, बट जो बेसिक रहेगा इतना चीज़ आपको आंसर पे रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन तक है, एनालाइज करना है इंडियन सिविल एविएशन में जो अभी जो एयरक्राफ्ट जो इंसिडेंट्स हो रहा है और इसका रिमेडीज देना है। तो चलिए देखते हैं। इंडियन एविएशन इज द मोस्ट इमर्जिंग एविएशन सेक्टर इन द वर्ल्ड एंड सेकंड मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट। हमारे इंडिया में जो न्यू दिल्ली है सेकंड मोस्ट वर्ल्ड का, पहला है दुबई और सेकंड जो है न्यू दिल्ली है, सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। Recent incidents surrounding Indian aviation sector is put forward a question on the safety and security concern of aircrafts in terms of economy and most alarm issue the passenger safety। दो चीज़ पर, इकोनॉमी तो लॉस हो ही रहा है, उसके अलावा पैसेंजर सेफ्टी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देखते हैं, पहला कुछ इंसिडेंट जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत फ्लैश करते हैं। 28 अक्टूबर को क्या हुआ, द बैंगलोर बाउंड इंडिगो फ्लाइट 6E2131 व्हिच इंजन कैच फायर एंड लैंडेड आफ्टर शॉर्ट टेक ऑफ। ये दिल्ली टू बैंगलोर जा रहा था और ये जब टेकअप के लिए जा रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, इंजन में आग लग गया, फिर उसको सडनली इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। Earlier on July 17 हैदराबाद बाउंड फ्लाइट 6C1406 शारजा से जो डाइवर्ट होकर पाकिस्तान पे लैंड करना पड़ा, कुछ इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। फिर उसके बाद एक इंडोर बाउंड फ्लाइट था जो इमरजेंसी लैंडिंग किया चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ऊपर जब क्वेश्चन उठाया गया तो उन्होंने अपना रिप्लाई में दिया है कितना ना, टोटल 478 टेक्निकल स्नैक्स हुआ है, टेक्निकल डिफेक्ट्स हुआ है इन लास्ट 1 ईयर फ्रॉम जुलाई 1 2020 टू जून 30 2022 विथ एयर इंडिया टॉपिंग द चार्ट। एयर इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्लिचेस हुआ है, ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हुआ है, ज़्यादा इंसिडेंट्स हुआ है, 184 सच इंसिडेंट्स एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। द प्रोबेबल कॉज ऑफ द एयर इंडिया प्लेन क्रैश आज कोझिकोड एयरपोर्ट लास्ट ईयर। और एक लास्ट ईयर में कोझिकोड एयरपोर्ट में एयर इंडिया का फ्लाइट दुबई से आ रहा था जो कि स्किड कर गया और रनवे में ही क्रैश हो गया, उसके साथ 21 पीपल भी डेड हुए थे। तो इसका रीज़न क्या था, जब फ्लाइट डाटा कोड जो रेड डाटा जो ब्लैक बॉक्स बोलते हैं वहाँ से जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो याद रखिए एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा, जो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा फ्लाइट इंसिडेंट का, DGCA, याद रखिएगा यहाँ पर DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नॉट BCS। तो नॉन एडेरेंस ऑफ स्टैंडर्ड SOP पालन नहीं किया हुआ। SOP क्या था इसके बारे में थोड़ा बहुत डाटा हम देते हैं। मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट जैसे लैंडिंग करने के लिए कहीं भी एयरपोर्ट को अप्रोच करेगा, वहाँ का ATC को अप्रोच करेगा पहले। अगर ATC जब तक परमिशन नहीं देता है तो एयरक्राफ्ट वहाँ पर लैंड करेगा नहीं। मान लीजिए एयर ट्रैफिक मतलब क्या है, बहुत सारे फ्लाइट जा रहा है, तो अगर वहाँ क्या होगा कि मान लीजिए कंजेशन है या रनवे में कोई डिफेक्ट है, लैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम है, तो ये परमिशन ATC जनरली नहीं देता है। उसके लिए एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, गो अराउंड। गो अराउंड को क्या होता है, जो पायलट डिसाइड टू अवॉइड ए लैंडिंग बिफोर और आफ्टर टचिंग डाउन इफ़ दे फील दे आर नॉट दी एबल टू ब्रिंग द एयरक्राफ्ट टू ए सेफ स्टॉप। मान लीजिए ATC ने परमिशन दे दिया, बट पायलट देख रहा है कि वो लैंडिंग नहीं कर पा रहा है, या तो पानी ज़्यादा है, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, तो क्या करता है, लैंडिंग नहीं कर सकता है तो एस्केप कर देता है, लैंडिंग नहीं करता है, फिर ऊपर जाके फिर घूमते रहता है। ये कभी कभी आपके साथ भी हो सकता है, कभी अगर फ्लाइट में जॉइनिंग करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके तहत ही मतलब ये गो अराउंड एक टर्म है, यहाँ पर एडिशनल दिया हुआ है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस गो अराउंड का यूज़ यहाँ पर कोझिकोड एयरपोर्ट में हुआ था।
बट फिर भी पायलट ने SOP का पालन नहीं करते हुए लैंड कराया और जबकि क्रैश हो गया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये तो हो गया सिविलियन एयरपोर्ट का और सिविलियन फ्लाइट का। डिफेंस फ्लाइट का भी देखिए, एलोंग विद द अबव क्रैश ऑफ डिफेंस हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर प्लेन्स आर रेजेस ऑल्सो ए कॉज ऑफ वरी। बहुत सारे हमारा मिग जो है, MiG MiG-1 जो भी है, ये भी बहुत सारा फ्लाइट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अभी रिसेंटली बहुत एक जो जयपुर में एक हुआ था, तो बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। स्टडी रिवील्स दैट द कॉज ऑफ दिस इंसिडेंट्स आर वेदर, पायलट एरर, टेक्निकल स्नैक्स एंड सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन फेल्योर। तो ये सब चीज़ें मेजर प्रॉब्लम है, जिसके तहत क्या होता है कि जब आफ्टर मैथ इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद जब इंस्पेक्शन किया जाता है। हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो सिविलियन एयरपोर्ट है और सिविल एविएशन है, उस पर उसका इंस्पेक्शन ओनली एंड ओनली DGCA करता है। बट जब ये डिफेंस एविएशन के ऊपर आ जाएगा, उसमें एयरफोर्स या जो एजेंसी कंसर्न होगा, जैसे हम बोले कि 4 एजेंसियाँ है जिसका एविएशन मतलब एविएशन को हैंडल करता है, कोस्ट गार्ड, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तो वो भी इंक्लूड होंगे इसमें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के देखते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके तहत क्या होता है कि इंसिडेंट्स होता है। एक तो है वेदर भी डिपेंड करता है, पायलट एरर भी होता है, और टेक्निकल स्नैक्स मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कोई पार्ट टूट गया या कोई पार्ट मिसप्लेस हो गया या पार्ट कोई काम नहीं किया इन द एयर, और कम्युनिकेशन फेल्योर। मैं आपको बता रहा था ATC के बारे में, अगर कम्युनिकेशन फेल्योर भी हो जाता है जहाँ पर SOP का पालन नहीं होता है, या कोई ATC कोई डायरेक्शन देता है और पायलट कुछ दूसरा डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये है कम्युनिकेशन फेल्योर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। There have been 6 MiG-21 Bison crashes in last 20 months, with 5 crashes in 2021 and 1 in 2022. 5 pilots also lost their lives in these crashes. तो ये भी हुआ है, मिग जो है क्रैश हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे लॉस भी हुआ है। 8 दिसंबर, और एक जो मेजर हमारा लॉस था कौन सा था ना, 8 दिसंबर 2021 में एक Mi-170V5 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, जो कि हमारे CDS थे, नया CDS थे, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया, बिपिन रावत जा रहे थे एलोंग विथ उनका वाइफ और 12 पर्सन जो थे, तो उनको लेके जब जा रहे थे, वो कंप्यूटर के पास क्या हो गया था, क्रैश हो गया था। तो इसमें बिपिन रावत का भी डेथ हो गया था, और उसके अलावा भी और जो 12 पर्सन थे वो भी डेथ कर गए थे। तो ये किस लिए हुआ था, जब आफ्टरमाथ इंसिडेंट का जब इंस्पेक्शन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ड्यू टू फॉल्टी सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होता है कि मान लीजिए उस टाइम पे जो रीजन बताया गया, उस टाइम पे ये पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर फ्लाइट जा रहा था, फ्लाइट मतलब चॉपर बोलते हैं जो हेलीकॉप्टर है, तो उस टाइम पे वो बहुत लो हाइट में जा रहा था, तो उसको वहाँ पता नहीं था कि वहाँ का टेरेन क्या है, टेरेन मतलब वहाँ का ज़मीन का सतह का ज़मीन का रूप क्या है। तो ये बहुत लो में ट्रैवल कर रहा था, जबकि उसको नहीं होना चाहिए, और उस टाइम पे फॉग था, उसको दिखाई नहीं दे गया पायलट को, तो उसके बाद क्या हुआ, ये मिसअप हो गया था। ये दिया हुआ है, रिपोर्टेडली फ्लाइंग एट लो अल्टीट्यूड व्हेन इट एंटर्ड ए रोलिंग क्लाउड ओवर, और क्लाउड भी था इसलिए वहाँ पर डिस्टर्ब हो गया और कम्युनिकेशन भी फेल्योर हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज। तो इसमें से हमको क्या क्या मतलब जिस्ट मिला, क्या क्या द इन्वेस्टिगेशन आफ्टरमाथ इंसिडेंट सजेस्ट द फॉलोइंग्स, क्या क्या सजेस्ट करता है। द आउटडेटेड वर्जन ऑफ एयरक्राफ्ट नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। आउटडेटेड मतलब वर्जन क्या होता है ना, कोई भी एयरक्राफ्ट होता है उसका एक पीरियड रहता है, कुछ ऐसे है एविएशन सेक्टर पे कुछ 50 मंथ या ऐसे कुछ ड्यूरेशन में क्या वो फ्लाइट को चेंज करना पड़ता है। लेकिन अभी जो इंडियन एविएशन सेक्टर में क्या होता है, ड्यू टू कोई भी रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, जो भी पर्सनल रीजन जो भी एयरक्राफ्ट का है, तो उसके तहत क्या है कि ये एयरक्राफ्ट चेंज नहीं हो पा रहा है, तो इसके चलते भी ये इंसिडेंट हो रहा है। हमारा जो मिग है वो बहुत पुराना भी है, तो ये अगर वही पुराना मॉडल को अभी भी चलाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो होना होगा वो होगा, तो इसलिए ये आउटडेटेड वर्जन को भी रिप्लेस करना चाहिए। दूसरा बात है सिचुएशनल अवेयरनेस इन ट्रेनिंग। तो ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस जो है, किस सिचुएशन में, ऐसे नहीं कि आप हमेशा जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो फॉलो करेंगे। आपका सिचुएशन प्रेजेंटली मान लीजिए कोई ATC है, वो 10 किलोमीटर दूर में है और वो आपको बोल रहा है कि आप इतना हाइट पे लैंडिंग करिए, बट
आप जहाँ पर प्रेजेंटली है वहाँ पर मान लीजिए वो सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करता है कि वहाँ लैंड कर पाए, तो वो चीज़ को आप कम्युनिकेट करना है कि ये प्रॉब्लम है तो वहाँ लैंड नहीं कर सकते। वो सिचुएशनल अवेयरनेस ट्रेनिंग में इम्पार्ट होना चाहिए। एंड स्ट्रिक्टर एडहेरेंस टू पायलट लाइसेंस पॉलिसी। पायलट लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या होता है, जो ये अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में लिखा गया था कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस और जो भी एविएशन पायलट लाइसेंस जो भी है, तो ये लाइसेंसिंग में कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए, हेर फेर नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स को जो फॉलो करेगा, जो ही सक्सेस करेगा उसको ही लाइसेंस मिलना चाहिए। दूसरी बात है कम्युनिकेशन शुड बी अपडेटेड एंड अपग्रेड विथ लेटेस्ट वर्जन मॉडिफाइड अलार्म सिस्टम। जो बिपिन रावत जी के केस में हुआ था, अगर उस टाइम पे अगर अलार्म सिस्टम सही में काम करता, मतलब कोई मॉडिफाइड वर्जन का रहता, तो हो सकता था वहाँ से अलार्म मिल जाता कि नहीं ये टेरेन ऐसे है, यहाँ लैंडिंग पॉसिबल नहीं है और आपका जो चॉपर है इतना हाइट पे जा रहा है, उसको दूसरे हाइट पे ले जाए। तो अलार्म सिस्टम भी वो अपग्रेड वाला होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ द अबव द लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफ पायलट्स, अभी रिसेंटली देखा गया था कि पायलट लोगों का और क्रू मेंबर का बहुत सारे कंजेशन है, बहुत सारे शॉर्टेज है। तो उसके तहत क्या होता है कि एक ही पायलट कंटिन्यूस 24 आवर्स ऐसे कुछ रनिंग अगर 2-3 बार अप एंड डाउन होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और ठीक से हैंडल भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है लॉन्ग आवर्स ऑफ इंजीनियर एंड क्रू ऑल्सो कॉज द इंसिडेंट व्हिच रेस्ट्रिक्ट द एफिशिएंसी, और एफिशिएंटली काम भी नहीं कर पाएगा। The ongoing abnormality in Rafale purchase deal also hints us to a stricter purchasing model without any compromise to the efficacy of the Air Force। तो आप लोग ये न्यूज़ में काफ़ी था, जो राफेल डील हुआ था उसमें कुछ ये भी टर्म्स था कि टेक्निकली वो लोग कुछ नॉलेज हमको शेयर नहीं करेंगे, ओनली जो है फ्लाई बेसिस पर लाएंगे, ओनली वो देंगे और हम लोग लाके फ्लाई करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वही लोग आके ठीक करेंगे, वो टेक्निकली कोई भी हमको बेनिफिट या टेक्निकली कोई भी नॉलेज सजेशन नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जनरली ये सब चीज़ में कुछ किकबैक्स चलता है, जिसके तहत क्या होता है कि जो फॉल्ट परचेजिंग हो जाता है और उसमें जो टेक्निकल नॉलेज का भी शेयर नहीं होता है, तो उसमें प्रॉब्लम भी इसमें एफिशिएंसी में पड़ता है। तो ये सब चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ परचेज किया जाता है कोई भी कंट्री से या कोई भी मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें विदाउट करप्शन मैन्युफैक्चर और परचेजिंग होना चाहिए। इन न्यूज़ दैट देयर आर सम टेक्निकल डिफेक्ट्स इन प्रीवियस परचेजिंग कॉम्प्रोमाइज। तो अभी नया का परचेजिंग मॉडल कुछ दूसरा है, अभी जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ रेक्टिफिकेशन किया है, बट पहले इसमें कुछ बहुत सारे किकबैक चला था, जिसके तहत ये भी नहीं होना चाहिए ताकि आगे जाके कोई टेक्निकल डिफेक्ट्स ना मिले। नेक्स्ट ले देखते हैं। इन एडिशन टू अबव it also suggested for issuing advisory guidance to the passenger to cope up with security process। और एक चीज़ भी है, हमारा कांधार हाईजैक हुआ था 2001 में, जब हमारा एयर इंडिया IC 24841 को ले गया था, कहाँ पर, नेपाल से लेके कांधार ले गया था। तालिबान का सरकार था उस टाइम पे अफगानिस्तान में। तो ये क्या फ्लाइट हाईजैक हो गया था। तो ये फ्लाइट हाईजैक होने के लिए रेस्पॉन्सिबल कुछ हम लोग भी हैं, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग जो है सिक्योरिटी प्रोसेस को कोप अप नहीं करते हैं, तो इसके तहत भी कई बार इंसिडेंट हो जाता है। तो ये एडवाइजरी और गाइडलाइंस भी इशू होना चाहिए पैसेंजर को, और प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ गाइडलाइंस भी होना चाहिए व्हिच में कॉज सिक्योरिटी लैप्स सच एज साबोटेज, हाईजैक एटसेट्रा। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू द कल्प्रिट इफ कॉज ऑफ नेग्लिजेंस फाउंड। जो भी एजेंसी या जो भी पर्सन इसमें पाया जाएगा, जो भी आफ्टरमाथ जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी होना चाहिए ताकि आगे जाके वो ना करे। और नेक्स्ट है ऑन द पार्ट एंड वाइड स्प्रेड द न्यूज़ ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। और इसके बारे में मान लीजिए कोई होक्स कॉल किया या कोई भी जिम्मेदार कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ, तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी देना चाहिए और इसके बारे में न्यूज़ली पब्लिश होना चाहिए ताकि पब्लिक को लगे नहीं ये चीज़ हुआ, ताकि नेक्स्ट कोई ये चीज़ को दोहराए ना। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर आपके तहत। इसके ऊपर भी आप लोग अगर चाहे तो कुछ अपना कमेंट्स भी देख सकते हैं, कुछ कमेंट्स कुछ व्यू भी दे सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ ऐड करना होगा तो आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे, कुछ अपडेट भी हो रहा है तो उसमें ऐड भी हो सकता है। और अगर कुछ इसमें नया कुछ आएगा तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगा एविएशन के या डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, उसके ऊपर हम भी उसमें शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों को सभी को धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो पक्का निश्चित रूप से आप
कमेंट्स भी करिएगा ताकि हम इससे बेहतर और वीडियो बना पाए, और जो भी कमियां रहेगी, जो भी कमी बेसी रहेगी, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का उसमें ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो तक, नमस्कार।